Hello students, this is Gargi. Today's chapter is verification of assets and liabilities. This PPT is continuity of the yesterday's PPT. Now let's start the topic. Today we will do verification of various fixed assets and current assets. The first is verification of land and building. Land and building is a fixed asset. For the verification of land and building, what should an auditor do? First, auditor should verify the title deed. The first point of verification of the land and building is ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए सबसे पहले टाइटल डीड को. अगर उसे कोई डाउट है तो वो कंपनी के लॉयर से भी इसके रिगार्डिंग बात कर सकता है. सेकंड, इफ द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड, इन केस कि प्रॉपर्टी मोर्टगेज्ड है तो उस केस के अंदर ऑडिटर शुड टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम द मोर्टगेजी टू दैट इफेक्ट. जहां पर प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया गया है उस पर्सन से मोर्टगेजी से सर्टिफिकेट लेना चाहिए. सेकंड, थर्ड, टू वेरीफाई द वैल्यू ऑफ लैंड, कॉस्ट प्राइस शुड बी कंसिडर्ड. लैंड की वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए कॉस्ट प्राइस को कंसिडर करना चाहिए ऑडिटर को. एंड द लास्ट, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कॉस्ट को वेरीफाई करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए उसे वेरीफाई करना चाहिए ट्रांसफर डीड को. Transfer deed of the property should be verified by the auditor to know the original cost of the property. Now verification of freehold land and building. Auditor should verify first of all, वही सेम टाइटल डीड का वेरिफिकेशन जरूरी है. उसे देखना होगा कि जो बिल्डिंग है वो क्लाइंट के नेम में है या नहीं है. उसके बाद if there is any addition is made during the year in the building or land, तो उस केस में उसे वाउचिंग करनी होगी. वाउचिंग के लिए उसको उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको चेक करना होगा. और इन केस कोई पार्ट सोल्ड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर तो ऑडिटर शुड वाउच द सेल्स ऑल्सो. परचेज के केस में उसको परचेज वाउचिंग करनी होगी और सेल के केस में सेल की ट्रांजेक्शंस को वाउच करना होगा. नाउ लास्ट, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द लैंड और बिल्डिंग, कोई अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली होनी चाहिए इन द अकाउंट्स. Or if there is any depreciation on land and building, then it should be properly checked by the auditor. Now verification of leasehold and land building. Leasehold and land building. Leasehold जो property होती है उसकी verification थोड़ी अलग हो जाती है. Auditor should verify the leasehold property by verifying the lease terms. सबसे पहले उसको verify करना होगा जो lease agreement होता है उसकी terms and conditions क्या हैं. He should note down all the conditions of lease. उसको सारी conditions को note down करना होगा, उसको check करना होगा, physically भी उसको observe करना होगा, check करना होगा leasehold property को. उसके बाद उसे in case if he should verify the amount of debt, जो amount receive किया गया है debt का against the mortgage, in case property को mortgage किया गया है और उसके against कोई debt लिया गया है तो उस डेप्ट को वेरीफाई करना पड़ेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होंगे उस डेप्ट की ट्रांजैक्शन की. प्लस उसे ड्यूरेशन को भी देखना पड़ेगा कि कितनी ड्यूरेशन के लिए प्रॉपर्टी को मोर्टगेज किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी को, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को. उसके बाद नेक्स्ट उसको ये चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि जो रेंट रिसीव किया जा रहा है वो प्रॉपरली रेवेन्यू अकाउंट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नाउ उसके जो रेंट पे किया जा रहा है वो प्रॉपरली रेवेन्यू अकाउंट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इन केस ऑफ लीज बिल्डिंग, रिपेयर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा शुड बी डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट. तो ये भी बहुत जरूरी है देखना कि जो लीज पे है बिल्डिंग उसके जो रिपेयर हो रहा है, रिपेयर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉपरली डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है रेवेन्यू अकाउंट में. इन्वेस्टमेंट वेरिफिकेशन. उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वेरिफिकेशन करेगा ऑडिटर. इन्वेस्टमेंट किस किस फॉर्म में हो सकती है. इन्वेस्टमेंट कैन बी इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट्स, अलॉटमेंट लेटर्स, स्क्रिप्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सभी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होती है. तो ऑडिटर शुड वेरीफाई द शेयर्स एंड डिबेंचर्स दैट दीज आर मेड ऑन द नेम ऑफ द क्लाइंट. वही टाइटल उसे देखना होगा कि जो शेयर और डिबेंचर में जो इन्वेस्टमेंट शो की गई है वो क्लाइंट के नेम पर है या नहीं है. उसे सभी सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को भी वेरीफाई करना होगा फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर.
कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वो चेक करेगा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से। और ही मस्ट पे प्रॉपर अटेंशन ऑन द एलोकेशन बिटवीन द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रॉपरली एलोकेट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं वो चेक करेगा। इन केस अगर शेयर्स परचेज करे हैं जो वो कम डिविडेंड शेयर्स हैं, कम डिविडेंड शेयर्स आपको पता ही होगा, कम डिविडेंड शेयर्स होते हैं उसमें डिविडेंड साथ में इंक्लूड होता है, उसमें एक एश्योरिटी होती है कि इन फ्यूचर डिविडेंड रिसीव होगा ही होगा, राइट। तो वो कम डिविडेंड शेयर्स होते हैं, तो उस केस के अंदर ऑडिटर शुड प्रॉपरली ये देखना होगा, उसे चेक करना होगा कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सही से एलोकेट किया गया हो। इफ द शेयर्स आर न्यूली इशूड then auditor should examine the allotment letter and receipt payment। अगर न्यूली इशूड शेयर्स है तो उस केस के अंदर अलॉटमेंट लेटर को एग्जामिन कर सकता है वो, और जो रिसीट पेमेंट्स है उसको भी एग्जामिन कर सकता है। उसके बाद इन केस ऑफ सर्टिफिकेट्स, अगर शेयर सर्टिफिकेट है तो ऑडिटर शुड चेक दैट दीज आर मेड इन द नेम ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के नेम में होने चाहिए और प्रॉपरली साइंड और सील्ड होने चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। Auditor will verify the plant and machinery in the following। Plant and machinery also fixed asset of the company, तो उसको कैसे वेरीफाई करेगा, प्लस वही इसमें देखना है, सबसे पहले टाइटल डीड भी देखनी है, उसके बाद उसको वाउचिंग करनी है। इन केस अगर प्लांट को परचेज किया गया है तो वाउच करेगा वो पूरी परचेज ट्रांजेक्शंस को, रिसिप्ट्स को, इनवॉइसेस को, उन सबके हेल्प से वो वाउचिंग करेगा। It should also be checked that all the expenditure on this account is a capital। जितना भी इंस्टॉलेशन और परचेज के टाइम पर एक्सपेंडिचर किया गया है प्लांट और मशीनरी के, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह की फॉर्म में चार्ज होना चाहिए। ऑडिटर शुड चेक द शेड्यूल ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी विच शुड बी सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर। उसे इंजीनियर का एक सर्टिफिकेट भी चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि उसने प्लांट और मशीनरी के अगेंस्ट सर्टिफिकेट जो है क्लाइंट ने रिसीव किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है इंजीनियर से, क्योंकि प्लांट और मशीनरी की प्रॉपरली जब उसको इंस्टॉल किया जाता है, उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है कि वर्किंग है कि नहीं है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी होता है कि यस दिस इज नाउ दिस इज रेडी फॉर यूज। उसके बाद ऑडिटर शुड ऑल्सो डू द फिजिकल चेकिंग भी जरूरी है मशीनरी की, फिजिकली भी उसको ऑब्जर्व करना होगा अगर पॉसिबल है ऑडिटर के लिए। ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन उस पर लगाया जा रहा है या नहीं, वो भी उसे चेक करना होगा। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कैन बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले वो बैंक पासबुक चेक करेगा, फिर वो कंपेयर करेगा पासबुक को कैश बुक के साथ, फिर वो इससे रिलेटेड बैंक से भी स्टेटमेंट जो है वो रिसीव कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है सर जितनी भी इंफॉर्मेशन बैंक के पास है क्लाइंट की, और सर्टिफिकेट भी वो कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द बैंक। उसके बाद वेरीफाई द कैश बैलेंस, वो कैश बैलेंस को वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद वो वेरीफाई कर सकता है फिक्स डिपॉजिट में कितना कैश है, वो डिपॉजिट रिसिप्ट्स देखेगा कि कितना है, और उससे रिलेटेड वो सर्टिफिकेट भी बैंक से ले सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को वेरीफाई करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है काउंटिंग, ऑल द जितना भी कैश है उसको काउंट करना और कंपेयर करना विद द बैलेंस शीट, की जो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड शो किया गया है वास्तव में उतना कैश इन हैंड है क्लाइंट के पास या नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जितना भी कैश है वो सारा का सारा सेम टाइम पर शो ऑडिटर के पास आना चाहिए ताकि वो उसकी अच्छे से काउंटिंग कर सके। बिकॉज वन कैश में नॉट बी काउंटर बैलेंस बाय द अदर, और इन केस इफ ऑडिटर कैन नॉट अटेंड इमीडिएटली ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, तो उसको सब्सिक्वेंट डेट पर आना पड़ेगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ही शुड काउंट द कैश इन हैंड एंड वाउच द पेटी कैश बाय कंपेयरिंग इट विद बुक्स ऑफ अकाउंट। उस कैश को फिर वो वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजेक्शंस मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकेंड मेथड ये है कि ऑडिटर जो है वो क्लाइंट से कह सकता है कि आपके पास जितना भी कैश इन हैंड है उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया जाए ऑन ए क्लोजिंग डेट। उसके बाद उससे अगले दिन एक चेक जो है शुड बी ड्रॉन फॉर कैश बाय द क्लाइंट, और वो रीओपन करेगा फिर कैश अकाउंट को। उससे
ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितना कैश था क्लाइंट के पास, जो इन हैंड कैश। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ गुडविल। यू ऑल नो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और अकाउंटिंग ऑफ गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इफ सब कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। अगर गुडविल के लिए कुछ पेमेंट की गई हो, उसकी कोई मनी वैल्यू दिखाई गई हो, तभी हम उसको बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। अब नाउ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द गुडविल द ऑडिटर शुड कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन कंसिडरेशन। फर्स्ट, वो मेथड ऑफ वैल्यूएशन एग्जामिन करेगा सबसे पहले। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले वो मेथड को देखिएगा कौन सा यूज किया गया है। उसके बाद इन केस अगर बिजनेस को परचेज किया गया है तो एग्रीमेंट जो है उसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा, बिजनेस परचेज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है उसे। इन केस पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड जो डीड है उसे सही से स्टडी किया जाएगा, क्योंकि जब सेल परचेज की बात होती है बिजनेस की तो उस टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन होती है, राइट। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी अगर जैसे कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, एडमिट हुआ है, या ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, गुडविल की वैल्यूएशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज अनलेस गुडविल हैज बीन परचेज इट शुड नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये सभी को पता है, अगर कोई परचेज वैल्यू नहीं दिख रही है गुडविल की तो उस केस के अंदर उसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। और राइटिंग ऑफ जो मेथड, गुडविल को राइट ऑफ करने का जो मेथड है उसकी पूरी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। और अगर उसको राइट ऑफ करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं की गई है तो उस केस के अंदर इट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है। If the auditor has any suspicion about the goodwill, he should clearly mention about this doubt. अगर उसे कुछ भी डाउट है about the valuation of the goodwill, तो वो अपने इस डाउट को मेंशन कर सकता है in his report. Now the next is trademark and copyright. Trademark is what? Trademark is registered in the name of client and is a symbol of a particular business. ये trademark एक मार्क होता है, एक सिंबल होता है, ये और एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इसके बेसिस पर हम एक बिजनेस की कमोडिटीज को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक तरह से वो उसको एक डिस्टिंक्ट इमेज देता है फ्रॉम द कमोडिटीज ऑफ अदर बिजनेसेस। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस ए बुक और एन आर्टिकल। कॉपीराइट गिव ऑथर्स को एक राइट देता है, वो एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश, रिप्रोड्यूस और ब्रॉडकास्ट और इन अदर वेज टू डील विद द लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट का यूज किया जाता है, राइट। तो कॉपीराइट इन सब चीजों में यूज होता है। वेरिफिकेशन ऑफ सच राइट्स आर डन इन दिस फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट रिमेन वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस। सबसे पहले ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि बैलेंस शीट की डेट पर इन दोनों से रिलेटेड जो राइट है, ट्रेडमार्क को यूज करने से रिलेटेड और कॉपीराइट को, वो वैलिड होना चाहिए उस डेट पे। उसके बाद आइटम शुड बी रिटर्न ऑफ इफ दे डू नॉट कमांड। अगर उनकी कोई वैल्यू नहीं है तो उनको राइट ऑफ कर देना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंफर्म करते हैं ऑनरशिप और कंटिन्यूटी एट प्रेजेंट। ऑनरशिप और कंटिन्यूटी को जो कंफर्म करते हैं डॉक्यूमेंट, उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। और अगर कोई पेमेंट हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, तो उस पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए वाउचर जो है वो भी अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद रिन्यूएबल, अगर इन केस इन्हें रिन्यू किया गया है तो राइट टाइम पर, तो उनकी जो रिन्यूअल फीस है वो भी राइट टाइम पर पे होनी चाहिए और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। द ऑडिटर शुड सी वेदर द बिजनेस इज वैल्यूड एवरी ईयर। उसको ये भी देखना चाहिए कि जो बिजनेस है वो हर साल उसका रिवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होता है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, उसको सही से उसकी पोस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसे लास्ट में उसे ये भी कंफर्म करना चाहिए कि जो ट्रेडमार्क है वो क्लाइंट का, जो क्लाइंट यूज कर रहा है, वो कोई और यूज ना करे विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट।